सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा कि पिछली वीडियो में जो हमने अध्याय था हमारा कृतिका का रीढ़ की हड्डी तीसरा अध्याय, तो वो पढ़ा था। आज इस वीडियो में इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों वृद्ध वृद्ध होता है बूढ़े अथवा पुरानी पीढ़ी के पात्र हैं। दोनों को अपना युग ही अच्छा लगता है, इसलिए वे बार बार उसे ही याद करके सराहते रहते हैं। उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। अपने युग की यादें अपने आप ही मन में उभरती रहती हैं। स्वयं की या अपने युग की तारीफ करना बुरा नहीं, किंतु उन्हें दूसरों के सामने व्यक्त करना और इस युग को अपने से हीन होता है नीचा दिखाना या तुच्छ बताना अनुचित है। यह तर्क संगत भी नहीं है। ऐसा करके वे नई पीढ़ी के सामने अपने आप को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वैसे प्रत्येक युग की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। प्रत्येक युग के जीवन में सब बातें अच्छी नहीं होती और सब बातें बुरी नहीं होती। हर युग में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, इसलिए हमें कमियों की अपेक्षा अच्छाई की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने युग के अनुभव सुनाते रहना और दूसरों की एक न सुनना भी तर्क संगत नहीं है। इससे नए युग के लोग उत्साहित नहीं होंगे। उनके दिलों में बड़ों के लिए सद्भावना व सम्मान नहीं रहता, अपितु दूरियां बढ़ने की संभावना रहती है। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? निश्चय ही रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को बीए तक की शिक्षा दिलवाता है। वह लड़कियों को शिक्षा दिलवाना पिता का कर्तव्य मानता, किंतु जब विवाह शादी की बात होती है तो वह अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि उसमें लड़कियों की शिक्षा को बुरा बताने एवं पिछड़े हुए विचारों वाले लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके अनुसार पढ़ी लिखी बहू नियंत्रण में नहीं रहती, वह बात बात पर नखरे करती है। वे बहू का पढ़ा लिखा होना उचित नहीं समझते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू ही चाहते हैं। रामस्वरूप के घर जो व्यक्ति अपने बेटे के साथ उसकी लड़की उमा को देखने आते हैं, वे भी इसी विचारधारा के हैं। इसलिए रामस्वरूप विचित्र स्थिति में फंस जाता है। वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए विवश मजबूर हो जाता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा के जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे थे कि वह सीधी सादी चुपचाप तथा कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की लगे। उनकी ऐसी अपेक्षा करना नितांत उचित नहीं था। लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी तो नहीं होती, उसका भी दिल होता है। उसका उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है। वह यदि पढ़ी लिखी है तो व्यवहार भी ऐसा ही करेगी। इसके अतिरिक्त झूठी बातों पर आधारित रिश्ते अधिक देर तक नहीं टिकते। अतः रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की उपेक्षा करना न केवल अनुचित अपितु तर्कसंगत भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 देखें। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। वस्तुतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा के व्यक्तित्व में साहस और हिम्मत है। वह स्पष्ट वक्ता है। वह समाज में व्याप्त दकियानुसी अर्थात रूढ़िवादी विचारों का विरोध कर सकती है। वह गोपाल दास जैसे समाज के तथाकथित ठेकेदारों की वास्तविकता को उजागर करने की हिम्मत रखती है। यहाँ तक कि डरपोक किस्म के रामस्वरूप जैसे व्यक्तियों को भी वह आड़े हाथों लेती है। वह समझदार एवं शिक्षित युवती है, उसमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है। शंकर एक चरित्रवान दब्बू एवं कमजोर व्यक्तित्व वाला युवक है। वह समाज का किसी प्रकार भी भला नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान है। रीढ़ की हड्डी ही शरीर को सीधा एवं मजबूत बनाए रखती है। यही दशा समाज की भी है। शंकर जैसे युवक रीढ़ की हड्डी से
रहित है, उनका अपना व्यक्तित्व नहीं है, वे चरित्रहीन है। ऐसे लोगों से समाज कभी भी मजबूत व विकसित नहीं हो सकता। उसे उमर जैसे चरित्रवान, कर्मठ एवं दृढ़ निश्चय वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग ही समाज की रीढ़ बनने के योग्य होते हैं। दूसरी ओर जिन लोगों की अपनी कोई सत्ता या अस्तित्व नहीं होता, उन्हें बैकबोन विहीन कहा जाता है। प्रस्तुत शीर्षक एकांकी के लक्ष्य से अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सार्थक है, अतः यह पूरी तरह से उपयुक्त है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से याद करेंगे और इनको कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।